इधर इधर कुछ भी नहीं करना है, ऐसे का ऐसा उठा के यहां रख दो। क्या दोनों के न्यूक्लियस वाई पे आ चुके हैं? तो अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगी, वाई। और इसको मैं ऐसे का ऐसा उठा के सामने ले आऊं, तो दोनों के न्यूक्लियस किस पे आ जाएंगे, जेड पे। में तो हम लोगों ने वीबीटी का हेडिंग डाल दिया था, ठीक है। चलिए पॉस्टुलेट्स लिख रहे थे, ठीक है। देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो ये था कि अभी तक हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है या कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है उस पर डिस्कशन कर लिया था। लेकिन हर कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी होगी वो सेम नहीं होती है, भले सारे सिंगल बॉन्ड ही हो, भले सारे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहे हो। तो फिर ऐसे क्या फैक्टर्स है जिनसे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी डिपेंडेंट होगी या जिन पे वो डिपेंड कर रहा होगा, तो वो फैक्टर्स आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, मैंने आपको ये बोला था कि हमें इस चैप्टर में जो भी थ्योरीज पढ़नी है वो थ्योरीज मेनली हम दो पार्ट में बाइफरकेट करेंगे, डायटोमिक स्पीशीज के लिए और पॉलीएटॉमिक के लिए। तो कल आपको बोल भी दिया था कि बीबीटी हम लोग मेनली किसके लिए अप्लाई करेंगे बेटा, डायटोमिक के लिए, ठीक है ना। तो दो आइटम्स के बीच में जब भी सिग्मा सिग्मा बॉन्ड का कंपेरिजन आपस में करना हो कि भाई ये भी सिग्मा बॉन्ड है वो भी सिग्मा बॉन्ड है, दोनों में से किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा है, या फिर पाई बॉन्ड को पाई बॉन्ड से कंपेयर करना हो कि भाई किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, बीबीटी का, ठीक है। अब बीबीटी में सबसे पहले कुछ पॉस्टुलेट्स हम लोगों ने लिखे थे, लास्ट कौन सा था, मस्ट अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। ठीक, दो पॉइंट आपको मेन बता दिए थे। पहली बात कि डायरेक्शनल नेचर होता है। क्यों डायरेक्शनल नेचर होता है? क्योंकि ओवरलैपिंग करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है, शेयरिंग से। शेयरिंग का मतलब मैंने बोला पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग का मतलब है दोनों ऑर्बिटल्स को आके आपस में क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप करना पड़ेगा। तो यहां पर बेसिकली बीबीटी में हम ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। और ओवरलैपिंग करने के लिए दो आइटम्स को या दो ऑर्बिटल्स विच आर कंटेनिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा अप्रोच का, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलेंगे। तीन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमारे सिलेबस में हमारे साथ काम करेगी। ये वाली एक्सिस देख ले ध्यान से, इस दीवार से इस दीवार पे जो आने वाली एक्सिस होगी इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे। ऊपर से नीचे वाली जो एक्सिस होगी इसको वाई बोलेंगे। और आपसे बोर्ड की तरफ आने वाली जो एक्सिस है इसको जेड एक्सिस हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। तो आइए अब इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो तीन पॉस्टुलेट लिखे थे उसके बाद अगला पॉस्टुलेट बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, strength of covalent bond directly proportional to extent of overlapping. Strength of covalent bond directly proportional to extent of overlapping. Strength of covalent bond directly proportional to extent of overlapping. और अगला पॉइंट लिखिएगा, extent of overlapping depends on extent of overlapping depends on ठीक है। अब ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बेटा किस किस पे डिपेंड करेगा उसके लिए एक फ्लो चार्ट हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। इस फ्लो चार्ट को पहले बन जाने दीजिए, फिर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग दो बातों पर डिपेंड करेगी, एक तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल होगा और एक टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग दो टाइप की होती है, एक तो होती है को एक्सियल ओवरलैपिंग जिसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोलेंगे, ये अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन सब पे, अभी मैं सिर्फ फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ। और एक होती है बेटा कोलैटरल ओवरलैपिंग, और कोलैटरल ओवरलैपिंग को साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। और इतना आई होप सबको पता होगा कि कोएक्सियल या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, सिग्मा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई। अच्छा, सिग्मा और पाई के स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए तो इतना सब लोगों ने सुन रखा होगा कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दे रहा तो अभी हमने क्या बोला, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक बात समझे, दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होने वाली है और हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें। सपोज फर्स्ट केस ऐसा है कि ओवरलैपिंग इतनी हो रही है, ठीक है, और सेकंड केस इतना ही कि ओवरलैपिंग इतनी हो रही है। तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि फर्स्ट बॉन्ड के मुकाबले सेकंड बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी या नहीं होगी, होगी। इसका मतलब है ओवरलैपिंग का एरिया या एक्सटेंट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर कोएक्सियल और एंड टू एंड की बात करें या कोलैटरल और साइडवाइज की बात करें तो कोएक्सियल में ओवरलैपिंग का अमाउंट मिलता है वो ज्यादा मिलता है बेटा, यहाँ पर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी और इसीलिए सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि एक्सटेंट ज्यादा है। कैसे ज्यादा होता है वो भी बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता होगा वो कम होता होगा, इसीलिए यहाँ पर जो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलेगी वो कम मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल में दो तरह के ऑर्बिटल मिलते हैं बेटा, एक तो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स मिलते हैं और एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स मिलते हैं। ध्यान सुना, ये जो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये तो हमेशा लग जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन ये जो नेचर ऑफ ऑर्बिटल वाले कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट केवल और केवल तब लगता है जब शेल नंबर सेम हो जाए। क्या सेम हो जाए? शेल नंबर, है ना। ये फैक्टर तभी लगाया जाएगा जब शेल नंबर सेम है, और वो अभी हम लोग फैक्टर जब लिखेंगे तो मैं लिखवा दूंगा आपको। आप बस अभी इस टाइप को समझ लेते हैं। दो तरह के ऑर्बिटल्स मिलते हैं, एक तो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल मिलता है और एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल मिलता है। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल में एस को कंसिडर किया जाता है और डायरेक्शनल ऑर्बिटल में बचे हुए पी डी एफ को कंसिडर किया जाता है। अब पहली बात ये उठती है कि सर एस नॉन डायरेक्शनल कैसे और पी डी और एफ डायरेक्शनल कैसे? ठीक है, तो एस के बारे में अगर बात की जाए तो एस का शेप कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल। स्फेरिकल होने का मतलब क्या है? आप सोचिए यहाँ पर सेंटर से सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है, ये माइनस जेड है। जब अपन ने स्फीयर बनाया सेंटर को कंसिडर करते हुए, तो बताइए जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो पूरे स्फीयर में फैली हुई होगी, है ना। एस में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो स्फीयर के फॉर्म में फैले हुए हैं। जब स्फीयर के फॉर्म में फैले हुए हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स पे भी है, वाई पे भी है, जेड पे भी है। तो क्या इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे या हर एक्सिस पे? हर एक्सिस। इसीलिए इसमें कोई डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये एक्स तरफ से आ जाए, वाई तरफ से आ जाए, जेड तरफ से आ जाए, इसके पास डेंसिटी है, ये आराम से ओवरलैप कर जाएगा। और इसीलिए एस को क्या बोलते हैं बेटा? नॉन डायरेक्शनल। जबकि पीडीएफ की अगर हम बात करें तो मैं पी से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। पी की अगर हम बात करें तो पी में डंबल शेप आता है। पी में 3 डब्बे होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जब हम पी एक्स की बात करते हैं, इसका मतलब पी के साथ एक्स लिखा हुआ है, पी के साथ वाई लिखा है, पी के साथ जेड लिखा है। ये बता रहा है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो केवल एक्स पे होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल वाई पे होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल जेड पे होगी। तो वहां पर डायरेक्शन का रोल है। एस के साथ आप ध्यान से देखिए, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर भी पढ़ते हैं, तो एस के साथ हम एक्स, वाई या जेड नहीं लिखते। पर पी डी एफ के साथ कोई भी हो, इनके साथ एक्स या एक्स वाई या वाई जेड कुछ ना कुछ जरूर लिखा जाता है। मतलब इनमें डायरेक्शन का रोल होता है, इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता। और इसीलिए एस इज नॉन डायरेक्शनल एंड पी इज डायरेक्शनल। अब होता क्या है कि जो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनसे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मिलता है वो कब मिलता है? ध्यान सुनेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कब मिलता है? और जो डायरेक्शनल होते हैं उनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है बेटा? ज्यादा। अब ये बात समझनी है कि ऐसा क्यों होता है। अभी हमने डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल समझा, लेकिन नॉन डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग कम क्यों होती है और डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग ज्यादा क्यों होती है? इस पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको, है ना, शॉर्ट पुट और जेवलिन थ्रो से हम लोग कंपेयर करते हैं। मान लो एस का शेप कैसा है? शॉर्ट पुट जैसे गोला फेंक, और ये जेवलिन है भाला फेंक, नीरज चोपड़ा, ठीक है ना, ट्रेंडिंग आजकल, इसीलिए समझ में जल्दी आ जाएगा। अभी देखो, हम लोग पी की बात करें तो पी का जो शेप है वो कैसा है? डंबल। और एस का शेप कैसा है बेटा? स्फेरिकल। तो ये गोला फेंक है और ये भाला फेंक है, मान लीजिए। अब आप एक ही जगह से खड़े होके दोनों को सेम फोर्स के साथ फेंके, इसको घूम फिर के फेंक दिया है, बताइए ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट कौन करेगा? जेवलिन। इतना समझ में आना चाहिए क्लियरली ना, ये नहीं आता तो खत्म खेल आपका, ठीक है। अब सुने, अगर जेवलिन की बात करें तो जेवलिन ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में सोचिए। अगर एक ऑर्बिटल है जो ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है और दूसरा ऑर्बिटल भी जो ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है, तो पेनिट्रेट करने का मतलब है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। और जबकि एस को आप फेंकोगे तो वो उतना ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें एक्चुअल में आप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में समझिए। जब ओवरलैपिंग होगी ना, तो ओवरलैपिंग किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से होगी, या तो एक्स पे होगी या वाई पे होगी या जेड पे होगी, तीनों पे एक साथ नहीं हो रही होगी, है ना। कम से कम एक ऑर्बिटल तो एक ही एक्सिस पे ओवरलैपिंग कर रहा होगा। तो जब ये एक एक्सिस पे ओवरलैपिंग करने जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो 3 हिस्सों में बटी हुई है। तो बेटा एक एक्सिस पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी आएगी? 1/3। जबकि ये जब ओवरलैपिंग करने जाएगा तो इसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी एक्सिस पे। तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा ओवरलैपिंग में, और यहां पर जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा ओवरलैपिंग में, उसमें नीचे वाले के अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अब दो एटम के बीच में सोचो, सिंगल बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डबल बॉन्ड बनता है तो 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दो एटम के बीच में बढ़ रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिंगल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डबल होता है, डबल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिपल होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर दो एटम्स के बीच में ज्यादा है, मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। और इसीलिए डायरेक्शनल वालों से होने वाली ओवरलैपिंग आपको अच्छी मिलती है और नॉन डायरेक्शनल से होने वाली ओवरलैपिंग आपको वीक मिलती है। लेकिन फिर से ध्यान रखना, मैंने एक बात बोली आपको, ये पॉइंट तब एप्लीकेबल है जब शेल नंबर क्या रहेगा? सेम। तो वो हम लोग फैक्टर्स में जब लिखेंगे तब मैं आपको लिखवा दूंगा कि ये पॉइंट वैलिड है जब शेल नंबर सेम होता है। तो एक काम करें, पहले तो ये फ्लो चार्ट बनाए, आगे बात करते हैं। चले बेटा, है ना। अब ये जो फ्लो चार्ट अभी आपके सामने बना हुआ है, इसके बाद आगे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान सुनेगा। हमने यहां पर देखा कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना, हमने अभी जो फैक्टर लिखा
फोर्थ और फिफ्थ जाते सही, वो हमने क्या लिखा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के ऊपर कौन डिपेंड करेगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हमें यह पता लगाना है कि कोवेलेंट बॉन्ड कहां स्ट्रॉन्ग बनेगा कहां वीक बनेगा, तो हमें उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, बेसिकली ओवरलैपिंग को चेक करना पड़ेगा। अब ओवरलैपिंग को चेक करने के लिए हमने यहां पर देखा कि ओवरलैपिंग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है और एक नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है। तो अभी हम पहले, ये तो तब लगेगा जब शेल नंबर सेम होगा, इस पे हमने डिस्कशन कर लिया। बेसिकली हमारा जो डिस्कशन बचा हुआ वो किसके ऊपर बचा है बेटा, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे। तो आइए हम लोग पहले टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं कि क्यों सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, क्यों पाई बॉन्ड जो बनता है वो वीक बनता है, क्यों सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है और क्यों पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वीक होती है। आइए यहां पर बात करें, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं। पहला टाइप जो है वो है कोएक्सियल या एंड टू एंड ओवरलैपिंग, और दूसरा जो टाइप है वो है कोलैटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग। पहली बात, कोएक्सियल के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूं, कोलैटरल के बारे में कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे पॉइंट को। हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। फर्स्ट टाइप लिखिए कोएक्सियल या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एक्सियल या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अच्छा, एक बात और क्लियरली समझ लें, जब हम एस और पी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, ध्यान से देखना इधर बेटा, एस का ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। पी का शेप कैसा होता है, डम्बल। ये पी एक्स बना दिया, ये पी वाई बना दिया, ये पी जेड बना दिया, ठीक है ना। ये वाली एक्सिस कौन सी ली है, एक्स, तो ये पी एक्स से ऊपर से नीचे वाली वाई, और ये आपसे बोर्ड की तरफ आने वाली एक्सिस है। हम बोर्ड पे दिखा नहीं सकते उसको, तो ऐसा हम लोग टिल्टेड बना देंगे। तो ये कौन सी एक्सिस है, जेड। अब ये एक लोब है, क्या है, लोब। क्या है, इसमें दो लोब है, इसमें दो लोब है, इसमें दो लोब है, इसमें चार लोब है, इसमें दो लोब है। अरे दो लोब दिख रहे आपको, है ना। तो ध्यान सुनना, मैं लोब्स के बारे में बात करने वाला हूं। अगर एक से एक टकराता है, क्या बोला मैंने, सिग्मा बॉन्ड बनेगा हमेशा। क्या बोला मैंने, एक से एक टकराएगा, कौन बनेगा, सिग्मा। अब देखो, ये इधर रखा और ये इधर इससे टकरा रहा है, एक से एक टकरा रहा है या दो से दो टकरा रहे, एक से एक, क्या बनेगा, दो से दो टकराएंगे, पाए। तो एक से एक टकराएगा, कैसे भी टकराए, यहां पर देखो ये आ जाए और यहां पर ये आ जाए। अभी एक से एक टकरा रहा है या दो से दो टकरा रहे, एक से एक, एक से एक जब भी टकराएगा क्या बनेगा, सिग्मा। और दो से दो जब भी टकराएंगे, चाहे कैसे भी टकरा जाए, ऐसे, क्या ये दो से दो टकरा रहे होंगे, हाँ। तो एक से एक टकराएगा, क्या बनेगा, सिग्मा। दो से दो टकराएंगे, क्या बनेगा, पाए। और चार से चार टकराएंगे, बनेगा डेल्टा। एक से एक, दो से दो, चार से चार, ठीक है। अब ये पॉइंट अभी थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखे, इसका मीनिंग क्या है वो हम थोड़ी देर के बाद समझ रहे होंगे, जब हम ओवरलैपिंग का पूरा टेबल बना रहे होंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग में टेबल बनता है, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखा है उन्हें पता है कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे कैसे क्या ओवरलैप करते हैं, वो सब डिस्कशन करेंगे। उस टेबल को रटने की जरूरत नहीं होती है, टेबल को समझने की जरूरत होती है। अगर आपने एक बार 3D में इमेजिन करना सीख लिया तो आप आराम से उसके कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर दे देंगे, और अगर आपने उसको 3D में नहीं समझा तो फिर आपके पास याद करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। कोएक्सियल ओवरलैपिंग के ऊपर बात करें, कोएक्सियल ओवरलैपिंग एंड टू एंड, एंड टू एंड का मतलब है एक से एक टकरा रहा होगा। क्या टकरा रहा होगा, एक से एक का एंड और दूसरे का एंड टकरा रहा होगा, तो एक से एक टकरा रहा होगा। साइड वाइज में दो से दो टकरा रहे होंगे, इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। आइए कोएक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में पहला स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। when the two atomic orbitals when the two atomic orbitals when the two atomic orbitals having unpaired electrons overlap with each other along the internuclear axis, ठीक है। अब इसमें हमने क्या समझा बेटा कि जो दो ऑर्बिटल, देखो ओवरलैपिंग में हमेशा वही पार्टिसिपेट करेगा, वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा जिसके पास क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने वाले दो ऑर्बिटल अगर अलोंग द एक्सिस मतलब ऑन द एक्सिस, दोनों टर्म यूज होती है, अलोंग द एक्सिस या ऑन द एक्सिस, जब वो ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, कोएक्सियल बॉन्ड, है ना। या फिर कौन सी ओवरलैपिंग होगी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी। सेकंड पॉइंट लिखिए, मीनिंग क्या अभी समझते हैं सब चीजों को। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, बाय दिस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। By this overlapping, sigma bond is formed. By this overlapping, sigma bond is formed. By this overlapping, sigma bond is formed.
और ये तीसरा जो स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, इसको रिप्रेजेंट कर ले। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिखा रखी है, आईएनए का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रखी है, और आप देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा। तो दो ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेंगे उनकी डेंसिटी अगर ऑन द एक्सेस आ जाए, इस तरह से डायग्राम बन जाएगा जब भी ओवरलैपिंग में, तो आप समझ जाएंगे ये कोएक्सियल या एंड टू एंड ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अभी डायग्राम कैसे बनेगा वो देखते हैं अभी थोड़ी देर के बाद, जब हम पूरा टेबल बनाएंगे इसका। सेकेंड हेडिंग डाल लें, कोलैटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग लिखना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। When two atomic orbitals having unpaired electrons, when two atomic orbitals having unpaired electrons overlap, when two atomic orbitals having unpaired electrons overlap above and below the internuclear axis, overlap above and below the internuclear axis, overlap above and below the internuclear axis, है ना। अबव एंड बिलो के बाद ब्रैकेट में लिख लेना परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक ही बात है। अबव एंड बिलो बोल दें या परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल दें, बात एक ही है। अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, बाय दिस ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और तीसरे नंबर पे डायग्राम या स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है इसको रिप्रेजेंट कर ले बेटा। अब देखो दोनों डायग्राम में बेटा डिफरेंस देखिएगा, यहां पर जो ओवरलैपिंग होते हुए दिख रही है किस पे दिख रही है बेटा, ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जबकि यहां पर जो ओवरलैपिंग होते हुए दिख रही है आपको, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दिख रही है वो एक्सिस के अबव या बिलो, या मैं ऐसा बोल दूं एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। तो इस तरह से कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको 3D में एक बार समझा देता हूं, फिर हम लोग आगे जो पॉइंट्स है उस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं क्योंकि इसके बिना आपको कुछ आएगा नहीं आगे। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, और वो एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। ये जो लिख रहा हूं बोर्ड पे इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको समझ लीजिए क्योंकि ये सब चीजें हम लोग आगे जब पढ़ रहे होंगे तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। O2 की जब बात करें बेटा, तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल। दूसरा ऑक्सीजन भी क्या है बेटा, नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, ऑक्टेट के लिए या अनपेयर्ड की पेयरिंग ले, अनपेयर्ड की पेयरिंग ले। ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड होते हैं, दो, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी दो, दोनों दो दो अनपेयर्ड की पेयरिंग करने के लिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ये आ गई कहानी, ठीक है। दो बॉन्ड बने, पहला सिग्मा होगा दूसरा पाई होगा, मतलब इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी दिखनी चाहिए और कहीं ना कहीं कोलैटरल ओवरलैपिंग भी दिखनी चाहिए। तो एक ही एग्जांपल में हम दोनों ओवरलैपिंग को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पे आते हैं। पहले इस ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 है और इसकी भी कहानी सेम है, 2s2 2p4 है। अब जरा इसको डब्बे वाले डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दे, तो यहाँ पर 2s के दो डब्बे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी, और 2p4 के 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2p के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। अब देखो इसके पास कितने अनपेयर्ड है, 2, इसके पास भी कितने अनपेयर्ड है, 2। इन्हीं दो अनपेयर्ड की पेयरिंग करने के लिए ये अपना अनपेयर्ड वाला ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये अपना अनपेयर्ड वाला ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, तब जाके दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब एक बात समझे, वैसे तो ये जो पी के 3 डब्बे होते हैं इनमें से एक का नाम px होता है, एक का नाम py होता है, एक का नाम pz होता है। क्या आप बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा? अरे बीच वाले का नाम क्या होगा? px होगा कि py होगा कि pz होगा, बता सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, पक्का? तो मानना ही हो, फिर मानना ही हो तो फिर है, चलो छोड़ो कोई बात। अभी देखो इसका नाम कुछ भी हो सकता है, px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। एनसीईआरटी बाय pz मानता है, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आपका आंसर सही है, कोई परेशानी नहीं उसमें। अभी देखो मान लो इसमें से ये वाले ऑर्बिटल को मैंने px मान लिया और इस वाले ऑर्बिटल को मैंने py मान लिया, क्योंकि मुझे बोर्ड पे x एक्सिस और y दिखाना आसान है, मैं z समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे px और py मानना पड़ रहा है ना। z से भी अपन इमेजिन कर लेंगे थोड़ी देर के बाद। ये हो गया आपका px और ये हो गया आपका py। इसका मतलब है px को px से ओवरलैप करना पड़ेगा और py को py से ओवरलैप। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक का px दूसरे के py से ओवरलैप कर जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों का अलाइनमेंट अलग अलग एक्सिस पे, दोनों कभी ओवरलैप नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अभी जब हम थोड़ी देर के बाद टेबल बनाएंगे तभी भी मैं आपको ये बोलूंगा कि px px से ही ओवरलैप करेगा, py py से ही ओवरलैप करेगा और pz pz से ही करेगा। ये हमेशा ऐसे ही होगा, कभी भी px py से ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि एक का जब py आएगा, सोचिए इसका सेंटर, और दूसरे का जब px आएगा तो उसका सेंटर, दोनों के सेंटर कोइंसाइड कर जाएंगे
और उसी सेंटर से पीएक्स निकलेगा और उसी सेंटर से पीवाई निकलेगा, ये ओवरलैप नहीं कर, और उसी सेंटर से पीजेड भी निकलेगा, ये कभी ओवरलैप नहीं कर पाएंगे बेटा। तो ओवरलैपिंग के लिए पीएक्स को पीएक्स से और पीवाई को पीवाई से ओवरलैप करना पड़ेगा। अभी देखो, जब ये ओवरलैपिंग की बात समझ रहे हैं हम, तो बेटा ये पहला ऑक्सीजन है, सपोज ये उसका सेंटर बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया मैंने, और इसके आसपास ये जो एक्सिस बनाया मैंने, ये कौन सा एक्सिस है बेटा, ये पीएक्स एक्सिस है, या पीएक्स ऑर्बिटल मैंने बना दिया, और ये एक्सिस हम लोग कौन सी लेके चल रहे हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये जो इस दीवार से उस दीवार के बीच में जो एक्सिस है, इसको एक्स मान लिया। अब ये पीएक्स हो गया, तो ऊपर से नीचे वाली एक्सिस कौन सी है बेटा, पी वाई, तो ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई, वाई। और ये बीच में कौन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, और वो अपने कौन कौन से ऑर्बिटल लेके आया, एक तो पीएक्स लेके आया, एक पीवाई लेके आया, पीएक्स में भी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे पीएक्स में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर उधर मत बना देना है ना, और ये पीवाई में भी एक अनपेयर्ड होगा, यहां बना दो यहां बना दो, चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। अब जब दूसरा ऑक्सीजन आया, तो दूसरा ऑक्सीजन की कहानी भी सेम होगी बेटा, उस ऑक्सीजन के पास भी एक पीएक्स है और एक पीवाई, तो इसके भी पीएक्स में एक अनपेयर्ड, इसके भी पीवाई में एक अनपेयर्ड। अब यहां पर टर्म आएगी एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, पूरे कॉन्सेप्ट में एक टर्म हमेशा आपके साथ चलेगी, और वो टर्म क्या होगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या समझते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब, क्या समझते हैं, जिस एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेंगे, ऐसा, हाँ ठीक है, वो बात वही है, ओवरलैप करें उस पर उसको अपन लैंग्वेज के हिसाब से समझे तो ऐसा एक्सिस जिसपे दोनों के न्यूक्लियस लाई करते हो, दोनों के। अभी जैसे इसका न्यूक्लियस कहां बैठा हुआ है, यहां सेंटर पे, और इसका न्यूक्लियस भी कहां बैठा है, यहां सेंटर पे। क्या अभी दोनों का न्यूक्लियस वाई पे आ रहा है या एक्स पे आ रहा है, एक्स पे आ रहा है, इसका मतलब है दोनों की इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है। अगर मैं इसको एज इट इज, इधर इधर कुछ भी नहीं करना है, ऐसे का ऐसा उठा के यहां रख दूं, क्या दोनों के न्यूक्लियस वाई पे आ चुके हैं, तो अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या हो जाएगी, वाई। और इसको मैं ऐसे का ऐसा उठा के सामने ले आऊं, तो दोनों के न्यूक्लियस किस पे आ जाएंगे, जेड पे। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, और जेड भी हो सकती है। और वो किस पे डिपेंड करेगा, जो हमने अजम्पशन मान रखा है, या क्वेश्चन में अगर वो मेंशन कर रहा है कि एक्स है या वाई है या जेड है, तो आपको उसके अलोंग सोचना पड़ेगा। तो 3D में इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आपने 3D में इमेजिनेशन कर लिया, पूरा बॉन्डिंग 3D का ही खेल है, अगर आपने बॉन्डिंग को 3D में इमेजिन करना सीख लिया, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ही हो गया वाई। अभी मैंने सपोज थोड़ी देर के लिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या मान के रखी है, एक्स है ना, मैं वाई पे भी आपको समझा दूंगा, पहले एक्स लेकर समझते हैं। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो जब ये दोनों की इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, इसका मतलब ये है कि मैंने बोला था कि दो ऑर्बिटल जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे मस्ट अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन आपको क्या दे रखी है, एक्स। मतलब ये भी ऐसे आएगा, उस दीवार से इस तरफ आएगा, और ये इस दीवार से इस तरफ आएगा, ये ऐसे आ गए। जब ये ऐसे आएंगे तो ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा, ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा। बताइए पहला जो टकराव होगा वो कौन से ऑर्बिटल का होगा, पीएक्स पीएक्स का होगा या पीवाई पीवाई का होगा। पहले यही टकराएंगे, कुछ भी हो जाए, है ना। जब ये पहले टकराएंगे, तो इनकी जो ओवरलैपिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगा, वो डायग्राम देखो, ऊपर वाला और नीचे वाला, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो टकराने की आएगी वो अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आ रही है या ऑन द एक्सिस आ रही है, ऑन द। और ऑन द एक्सिस टकराने वाले से एक टकरा रहा है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। कभी भी जब ओवरलैपिंग, अपन क्या बोलते हैं कि दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड बना, एक बना, दो बना, तीन बना, हम क्या बोलते हैं कि पहला बॉन्ड कौन होगा, सिग्मा ही होगा। क्यों होगा सिग्मा, क्योंकि पहली बार जब भी कोई एटम या ऑर्बिटल टकराएंगे वो हमेशा एक्सिस पर ही टकराएंगे, ये बात कंफर्म है। कैसे कंफर्म, आइए देखते हैं इसको, ऐसा भी समझ लो। मान लो ये इसका पीएक्स पीवाई बना दिया, मान लो ये दूसरे वाले का पीएक्स और पीवाई बना दिया, और अभी सर आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी ले रखी थी, एक्स। सर वाई लेके भी बता दो, ले बना लो, कोई परेशानी नहीं है। इसको एज इट इज उठा के यहां रख दो। अब बताओ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है या वाई है, वाई। तो ये ऊपर से नीचे आएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये डायरेक्शन है। क्या अभी भी जो पहले टकराएंगे वो एक्सिस पर टकराएंगे या एक्सिस के अबव या परपेंडिकुलर वाले टकराएंगे, ऊपर। इसका मतलब है पहला जो टकराव होगा वो हमेशा एक्सिस पे होगा। आप कैसे भी अज्यूम कर लो, आप एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, पहला टकराना हमेशा एक्सिस पे होगा। और इसीलिए पहला बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा बनता है बेटा, सिग्मा, क्योंकि ऑन द एक्सिस होने वाली ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को क्या नाम दिया गया बेटा, सिग्मा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें।
मान लो सिग्मा बन गया, मान लो सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद अभी इनके एक एक ऑर्बिटल के पास और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए? हाँ, तो ये रुकेंगे नहीं। आप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इमेजिन में रखिएगा। मैंने बोला था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। और हमने यहां लिखा था कि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है और पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होती है। ये कम होती है, अभी इसको समझ रहे हैं। होता क्या, बच्चों को ऐसा लगता है, मुझे भी लगता था जब मैं छोटा बच्चा था, कि पाई बॉन्ड जब बन रहा होता है तो पाई बॉन्ड में सर इससे ये भी टकराता है, इससे ये भी टकराता है, जबकि सिग्मा में केवल ये दोनों टकराते हैं। तो सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तो इसमें ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि दो दो लोब्स टकरा रहे हैं। और सर यहां तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होनी चाहिए क्योंकि एक से एक टकरा रहा है। ये मेरा डाउट था खुद का जब मैं पढ़ता था, ठीक है, समझ नहीं आता था उस टाइम पे। अब कहानी समझिएगा होता क्या है एक्चुअल में। सिग्मा बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो ये देखो, अब ये दोनों अगर इसको इससे ओवरलैप करना है तो क्या इनको और आगे बढ़ना पड़ेगा? ये देखो, ये दोनों वाई है सपोज, है ना, तो क्या इनको और आगे बढ़ना पड़ेगा बेटा? हाँ, जब ये बढ़ते जाएंगे तो इसका और इसका ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बढ़ता जा रहा है। जब दोनों का, ये सपोज पीएक्स पीएक्स है और ये पीवाई पीवाई है, तो एक्स की ओवरलैपिंग पहले चालू हुई क्योंकि आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी मानी? एक्स। क्या इनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ती जा रही है बेटा? हाँ, अभी तक वाई की ओवरलैपिंग स्टार्ट भी नहीं हुई। जब ये अपने मैक्सिमम ओवरलैपिंग पे पहुंच जाएंगे तब जाके वाई थोड़ा सा टिल्ट होगा, थोड़ा सा टिल्ट होता है, इस तरह से लोब्स टिल्ट होते हैं, तब जाके ओवरलैपिंग होती है। तो ये जब अपने मैक्सिमम ओवरलैपिंग पे पहुंच जाएगा तब जाके पी वाई और पी वाई की ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी। और ये कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस कोइंसाइड कर जाए, दूर ही रहेंगे। इसका मतलब है इसका अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग हमेशा ज्यादा होगा और इसका अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग हमेशा कम होगा। और इसीलिए जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनने वाला सिग्मा बॉन्ड होता है और कोलैटरल ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनने वाला पाई बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ अपन क्या बोलते हैं? ज्यादा, और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ अपन क्या बोलते हैं? कम। तो हमने यहां पर ये समझ लिया कि कोएक्सियल और कोलैटरल ओवरलैपिंग का मीनिंग क्या? कोएक्सियल का डायग्राम उससे मैच हो गया। अभी कोलैटरल समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसी को तोड़ दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। मान लो यहां पर तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पर जब ये और आगे बढ़े सिग्मा के बाद तो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा। जब ये इससे टकराएंगे तो बेटा बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ओवर, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये तो नोड के आसपास वाली जगह, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो जो लोब्स बड़े दिख रहे हैं ना आपको, ये फूले हुए, यहां पर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन। तो जब आप देखोगे तो यहां जो ओवरलैपिंग होगी वो इस जगह हो रही होगी या फिर इस जगह हो रही। क्या ये जो ओवरलैपिंग आपको दिख रही है एक्सिस पर दिख रही है या एक्सिस के अबव एंड बिलो दिख रहा है? अबव एंड, या ऐसा बोल दे कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो जो नीचे वाला डायग्राम है वो इससे मैच होगा और इस तरह की ओवरलैपिंग को क्या बोला जाएगा बेटा? साइड वाइज ओवरलैपिंग। और इससे बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? पाई। तो ऐसा डायग्राम बन जाए तो सिग्मा और ऐसा डायग्राम बन जाए तो पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर इस केस को समझने के बाद अभी हम लोगों ने देख लिया कि कोएक्सियल और कोलैटरल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है और ये डायग्राम क्या चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, एक पॉइंट मैं आपको यहां पर और समझा देता हूं, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुन लेना। जब हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना बेटा, इस पॉइंट को काम आएगा आगे तक। जब हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक तो सिग्मा और पाई। दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, सिग्मा और पाई। बेटा दो तरह के स्पीशीज मैंने बोला आपके सिलेबस में काम आएंगे, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान समझना, हाइब्रिडाइजेशन तक पीछा नहीं छोड़ेगा ये बात आपकी। डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। डायटॉमिक मॉलिक्यूल का मीनिंग आप समझते होंगे, H2, F2, Cl2, Br2, I2, HF, HCl, HBr, HI, ये सब डायटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक में कौन आ जाएगा? CH4, H2O, NH3, SF6, PCl5, कुछ भी ले लो, दुनिया भर के मॉलिक्यूल है ना। डायटॉमिक में अगर कोवेलेंट बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं तो कोवेलेंट बॉन्ड किससे बना होगा? ओवरलैपिंग से, चाहे कोई भी हो। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो ओवरलैपिंग से बना होगा। तो डायटॉमिक में दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड मिल सकते हैं आपको, सिग्मा भी मिल सकता है, पाई भी मिल सकता है। ऐसे ही पॉलीएटॉमिक में भी दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड मिल सकते हैं, सिग्मा भी मिल सकता है और पाई भी मिल सकता है। आपने कई बार सुना होगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई कहां पर कौन सा पाई बॉन्ड है, पी पाई है, पी पाई डी पाई है, तो उसकी तरफ हम लोग मूव करेंगे धीरे धीरे। अभी देखो डायटॉमिक में, जब भी डायटॉमिक में, क्या इसके लिए आप बीबीटी लगाते हो? अरे क्या डायटॉमिक के लिए आप बीबीटी लगाओगे?
और पॉली एटॉमिक के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन लगाएंगे, कल बताया था मैंने आपको। डाई एटॉमिक में जब भी बॉन्ड बने, सिग्मा बने या पाई बने, यह हमेशा प्योर ऑर्बिटल की मदद से बनेगा। किसकी मदद से बनेगा? प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल कहने का मतलब है सिग्मा बॉन्ड तीन तरीके से बनेगा, एसएस, एसपी और पीपी। ध्यान से देखिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जब भी ओवरलैपिंग होकर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वो सिग्मा बॉन्ड आपको तीन तरीके से मिलेगा। और वो तीन तरीके कौन कौन से बेटा? एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम तो एसपी या sp2 या sp3 या sp3d होता है। ये s लिखा है या p लिखा है या pp लिखा है, ये क्या बता रहा है कि प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना है, मतलब ये अभी तक हाइब्रिड नहीं हुआ। यहां पर आइए, पॉली एटॉमिक में जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसमें प्योर ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला उसमें तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो इसमें किसका काम आएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो जब भी पॉली एटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वो किससे बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल। मतलब हाइब्रिडाइजेशन जैसे मैंने लिखा CH4, ध्यान सुनना, तो CH4 में हाइब्रिडाइजेशन होता किसका है? सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम का तो यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और साइड एटम का कोई भी हो सकता है। साइड एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा तो उसका भी हाइब्रिड आ जाएगा। जैसे कई बार ऑर्गेनिक में कार्बन दोनों हाइब्रिड होते हैं तो sp2 sp2 या sp2 sp3 ऐसा हो जाता है। और अगर साइड एटम हाइब्रिड नहीं है उसका प्योर ऑर्बिटल आएगा। और जैसे हम बात करें तो हाइड्रोजन का प्योर ऑर्बिटल कौन सा होता है? उसके पास 1s का ऑर्बिटल खाली होता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एनी ऑर्बिटल, या तो हाइब्रिड भी आ सकता है या प्योर भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो जरूर होगा। तो पॉली एटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल से होगा, और डायटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन प्योर ऑर्बिटल से होगा। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर हम डायटॉमिक, वीबीटी हम लोग डायटॉमिक ले पढ़ रहे हैं, मतलब यहां पर सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा? या तो एसएस से बनेगा, या एसपी से बनेगा, या पीपी से बनेगा, या हाइब्रिड ऑर्बिटल का काम नहीं आएगा। अब आते हैं पाई बॉन्ड पे, ध्यान सुनना। पाई बॉन्ड में दोनों की कहानी सेम है। पाई बॉन्ड में दोनों की कहानी सेम है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। एक एक्सेप्शन होता है बेंजाइन, उसको भूल जाइए, आपके कोई काम का नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना रहे तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जब मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मुझे प्योर ऑर्बिटल का ही इस्तेमाल करना होगा। दो ही तरह के ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड या प्योर। अब अगर प्योर से, अगर हाइब्रिड से पाई नहीं बनेगा, प्योर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब प्योर का अगर इस्तेमाल करोगे तो ध्यान सुनना, प्योर में कौन कौन है? sp-d-f है। f तो बॉन्डिंग वॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये तीन है मेनली जो काम आते हैं। प्योर में तीन ऑर्बिटल है आपके पास, s ऑर्बिटल, p में px py pz आ जाए, d में dxy yz zx कुछ भी आ जाए, मतलब होना d चाहिए। अब s ने कसम खा रखी है कभी पाई नहीं बनाऊंगा। s ने कसम खा रखी है कभी पाए, कोर्ट में जाते हैं, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। s ने कसम खा रखी, जब भी बनाऊंगा बनाऊंगा, सिग्मा के सिवा कुछ नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि पाए के लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग, दो से दो टकराने पड़ेंगे। एस के पास तो दो है ही नहीं, एक ही तो लोब है, तो दो कैसे टकराएंगे? तो एस कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। पाई बनाने का काम जब भी करेगा कौन करेगा? या तो पी करेगा या डी करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार पी से पी टकरा जाए तो भी पाई बॉन्ड हो सकता है, पी साइड वाइज ओवरलैपिंग, और एक बार पी के साथ डी टकरा जाए, ऐसा भी पाई बन सकता है। डी से भी बन सकता है, पर अपने काम नहीं आएगा। अपने को तो दो काम आएंगे। हमारे सिलेबस में दो पाई बॉन्ड हमें पढ़ने होते हैं, एक तो पी पाई बॉन्ड, और एक पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मत बोलना सर एक डी पाई पी पाई भी होता है, एक ही बात है ना। पी पाई डी पाई लिख दो या डी पाई पी पाई लिख दो, ज्यादा जानकारी भी घातक होती कई बार। पी पाई या फिर पी पाई डी पाई। तो पाई बॉन्ड तो दोनों में एक जैसे बनेंगे, लेकिन खेल है सारा सिग्मा बॉन्ड का कि डायटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन प्योर से होगा और पॉली एटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिड से होगा। इसको कहीं पे भी छाप लो कॉपी में, ये काम आएगा लास्ट तक आपके। पहले डी से पाई भी बनता बोला ना अभी मैंने, फिर मैंने क्या बोला? हमारे सिलेबस में काम नहीं आएगा। ऐसे डी जो है वो भी बनाएगा, लेकिन हमारे सिलेबस में काम नहीं आएगा। क्यों पढ़ना बेटा? है सिलेबस, ठीक है। जब काम ही नहीं आएगा तो क्यों जबरदस्ती फोकट में दिमाग लगाना? कौन सा पीएचडी करनी है अपने को? नंबर लो, निकलो कॉलेज पहुंचो, वहां करना पीएचडी जो करनी है। चलिए, है ना। अब ये फ्लो चार्ट के बाद ये बना हुआ बोर्ड पे देखते रहना, है ना। इधर आइए, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर बात करें बेटा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स में आप देखिए, पहला बॉन्ड जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो कौन सा पढ़ रहे हैं? सिग्मा। हम अभी
वीबीटी पढ़ रहे हैं, वीबीटी पढ़ रहे हैं मतलब हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलीएटॉमिक की बात कर रहे हैं। डायटोमिक, डायटोमिक में जब भी सिग्मा बॉन्ड का, इधर देखिए, डायटोमिक में जब भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, किससे होगा? एस 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 पी या पीपी। तो आइए इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले एक हेडिंग डाल लीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक स्टेटमेंट बोल देना और लिख लेना। नहीं लिखा, 2 लाइन छोड़ देना, इधर लाइन बनी हुई है। चलो बेटा ना, यहां पर देखिएगा ये ओवरलैपिंग के ऊपर जो डायग्राम्स अभी आपके सामने बने हुए हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहली बात देखिए इधर, यहां पर मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग वीबीटी की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? डायटोमिक स्पीशीज के बारे में। डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होगा बेटा? एस 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 पी और पीपी से। तो यहाँ एस 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 पी पीपी आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। और हमने बोला कि डायटोमिक में ही जब हम बात कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारे सिलेबस में 2 तरीके से काम में आएगा, एक तो पी पाई और एक पी पाई डी पाई। तो वो यहां पर लिखा हुआ है पी पाई और पी पाई डी पाई। आइए दोनों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सी ओवरलैपिंग से होता है? को एक्सियल से होता है या को लैटरल से होता है? को एक्सियल। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। इट इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ऑब्लिक कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इट इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ऑब्लिक कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इट इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ऑब्लिक कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, 3 कैटेगरीज आपके सामने बनी हुई, डायग्राम बोर्ड पे देखते जाइए। सबसे पहले एसएस, दूसरा एसपी, तीसरा पीपी। एसएस की बात करें तो आपको डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए, एक एस ऑर्बिटल, दूसरा एस ऑर्बिटल। ध्यान सुनना, इस ऑर्बिटल के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दोनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है इस एक्सिस पे से। और वो एक्सिस कौन सी बन रही है? अभी एक्स एक्सिस बन रही है। तो हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स को माना है। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रहे हैं तो उसका मतलब है यहां का इलेक्ट्रॉन और यहां का इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहां पर जो आपको डायग्राम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है वो एक्सिस पर दिख रही है, ना कि एक्सिस के अबव या बिलो। तो अगर एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही तो कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा? कोएक्सियल। और इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। आइए अगला केस बनता है एसपी ओवरलैपिंग का, जब एक एस ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल। ध्यान सुनना, अगर आपको कोएक्सियल ओवरलैपिंग करानी है तो पी ऑर्बिटल के लोब्स उसी एक्सिस पर लाई करने चाहिए। मान लो आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स ली और आप पी वाई ले आए तो ये कभी भी कोएक्सियल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक्स पर अगर टकराना है तो पी एक्स ही होना चाहिए, तभी वो एक्स पर टकराएगा। पी वाई वाई पर टकराएगा, पी जेड जेड पर टकराएगा। इन केस ऑफ एंड टू एंड बात करो, साइडवाइज में तो चलेगा, क्योंकि एक्स अगर आपने लिया और वाई आप ले आए तो साइडवाइज कर सकता है, पर वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। तो हमने यहां पर एस लिया है और ये पी एक्स है, सपोज ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में टकराएंगे और इस तरह का डायग्राम आपको दे जाएंगे। ये भी ओवरलैपिंग ऑन द एक्सिस हो रही है, अबव या बिलो द एक्सिस नहीं हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे एंड टू एंड ओवरलैपिंग, बनेगा बॉन्ड सिग्मा। और पीपी ओवरलैपिंग में दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। अभी दोनों पी ऑर्बिटल जो है वो एक्सिस पर लाई कर रहे हैं और इसलिए जब ये टकराएंगे तो इस तरह का डायग्राम बनेगा और ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी। या फिर आप ऐसा बोले कि एक से एक टकरा रहा है, एक से एक टकरा रहा है और एक से एक टकरा रहा है, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बेटा? सिग्मा। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड केस में, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड चाहे डायटोमिक हो चाहे पॉलीएटोमिक, दोनों में पाई बॉन्ड एक ही तरीके से बन रहा होगा। उसमें एक टाइप होगा पी पाई, दूसरा होगा पी पाई डी पाई। पर अभी हम डायटोमिक के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। अभी देखो पीपी ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन साइडवाइज ओवरलैपिंग से होगा, कोलैटरल ओवरलैपिंग से होगा। अब देखो, सपोज ये जो एक्सिस आपको दिखा रखी है ये एक्स एक्सिस है और हम जो पी ऑर्बिटल ला रहे हैं वो एक्सिस पर लाए नहीं कर रहा, वो एक्सिस के परपेंडिकुलर लाई कर रहा है। तो आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का अगर परपेंडिकुलर कोई पी ऑर्बिटल लाई कर रहा है तो वो कभी भी एंड टू एंड ओवरलैपिंग दिखाई नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा 2 से 2 टकराएंगे। इस तरह से जब आएगा 2 से 2 टकराएंगे और ये क्या कहलाएगा बेटा? साइडवाइज ओवरलैपिंग। और पीपी में कोएक्सियल भी ओवरलैपिंग हो सकती है, पीपी में साइडवाइज भी हो सकती है। एस ने तो कसम खा रखी है, जब भी बनाऊंगा सिग्मा बनाऊं, सिग्मा के सिवा कुछ नहीं बनाऊं। तो एस तो जब भी दिख रहा है, चाहे एसएस में दिख जाए या एसपी में दिख जाए, ये तो सिग्मा ही बना सकता है। हो सकता है ना बनाए, पर पाई नहीं बनाएगा। बनाएगा तो सिग्मा ही बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा, पाई नहीं बनाएगा। पी ने कोई कसम नहीं खा रखी, डी ने कोई कसम नहीं खा रखी। पी सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है, डी सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। तो पीपी से सिग्मा भी बनेगा और पीपी से पाई भी बनेगा। और यहां पर आ रहे पीडी ओवरलैपिंग। अभी देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है और जो लोब्स हमने लिए हैं, जो ऑर्बिटल लिए हैं, वो एक्सिस पर लाई नहीं कर रहे, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले लिए, अबव एंड बिलो वाले लिए। तो इनसे जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी बेटा? अबव एंड बिलो वाली या परपेंडिकुलर वाली। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? साइड वाइज ओवरलैपिंग। ध्यान से देख लीजिए, 2 से 2 टकराएंगे, 2 से 2 टकराएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लें इसे। पाई बॉन्ड में लाइन लिख लेना, इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग।
चलो बेटा ना, यहां पर ध्यान देंगे। अगला जो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन समझ रहे हैं, इसके अंदर हम लोग पूरा टेबल बनाएंगे और इस टेबल में हम लोग ये देखेंगे कि कब कौन से ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो कब सिग्मा बनेगा, कब पाए बनेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करने वाले। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पर हम लोग है ना 15 से लेकर 20 केसेस के आसपास पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा भी बहुत केसेस बन सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन अपन हर एक केस डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला डी का ज्यादा कोई काम हमारे सिलेबस में आएगा नहीं, तो हम जितने मतलब हम सिग्मा भी पढ़ लेंगे, पाई भी पढ़ लेंगे, डेल्टा भी पढ़ लेंगे, लेकिन अननेसेसरीली हम लोग इस टॉपिक को खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। हम उतने ही बातों पर ध्यान देंगे जितना हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए यहां पर ध्यान दीजिएगा। और इस टेबल के बारे में मैंने आपको एक बात पहले भी बोल दी कि ये टेबल के दो ही तरीके हैं, मतलब किसी भी चीज के दो ही तरीके होते हैं एक्चुअल में पढ़ने के, है ना, या तो समझ में आ जाए या रट लो। ठीक है, तो या तो टेबल समझ में आ जाए और या फिर रट लेना। ठीक है, दो ही तरीके। यही बात केमिकल बॉन्डिंग में जब हम आगे हाइब्रिडाइजेशन का टेबल बनाएंगे वीएससी पेयर थ्योरी वाला, अभी भी यही बोलूंगा, या तो 3D में समझ लो या रट लेना। क्या बात समझ में आ गई? तो आपको इसको समझने की कोशिश करनी है और 3D में समझना है, मतलब आपको एक्स वाई जेड एक्सेस समझ में आनी चाहिए, मूवमेंट समझ में आना चाहिए, ऑर्बिटल इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है, एक से एक टकराएगा, दो से दो टकराएगा, 8 से 8 टकराएगा, क्या किससे टकराएगा, वो समझ में आना चाहिए, तभी आपका काम चलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान देना, पहले मैं आपको मूवमेंट समझा रहा हूं यहाँ पर, इस मूवमेंट को समझ लेना क्योंकि पूरा टॉपिक उसी के ऊपर बेस्ड है और इसको साथ साथ में अप्लाई भी करते जाना। जब मैं बोलूँ कि ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो देख लेना, इसे मूव करवा लेना थोड़ी देर के, तो समझ में आ जाएगा, वरना घर जाके टेबल साफ है। ठीक है, आइए इधर। सबसे पहले एस ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी हमें, पी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी और डी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले एस पी डी को समझने की कोशिश करते हैं, खासकर एस और पी को समझ लेते हैं एक बार। एस और पी समझ में आ गया, डी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मुझे बताइए एस का शेप कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप। तो अपन ने एक बॉल एज्यूम कर ली, ये बॉल पूरी ऐसी स्फेरिकल शेप में और इसका सेंटर यहां पर, ऐसे जब मैं इस तरह से दिखाऊंगा तो आपको समझना एस की बात हो रही है, और इसका सेंटर या न्यूक्लियस आपको समझ में आना चाहिए। इसका न्यूक्लियस यहाँ बीच में, क्योंकि हमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इमेजिन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस अपने को ऐसे दिखना चाहिए। अभी मुझे बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस। एस ऑर्बिटल है। जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये एक्सिस कौन सी मानी मैंने? एक्स। ये एक्सिस कौन सी मानी? वाई। ये एक्सिस कौन सी मानी? जेड। मुझे बताओ एस इज मूविंग अलोंग, समझ में आ रही है बात? S is moving along, S is moving along, S is moving along, S is moving along। ये मूवमेंट समझ में आना चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि जब आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस X दी जाएगी तो अपने को समझ में आना चाहिए ऐसे आ रहा है, जब Y दिया जाएगा ऐसे आ रहा है, Z दिया जाएगा तो इस तरह से मूवमेंट होगा, ये हमको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, S के बाद जरूरत पड़ेगी P की, पर P में 3 ऑर्बिटल्स हैं, PX भी है, पीवाई भी है, पीजेड भी है। इसमें तो एक ही डब्बा था तो उसमें कोई परेशानी नहीं थी, पर पी में 3 डब्बे, एक तो पीएक्स है, एक पीवाई है और एक पीजेड है। पी को हम लोग इससे अज्यूम करेंगे, यहां पर जहां से मैं होल्ड करूंगा मार्कर को या इसको आपको सेंटर न्यूक्लियस मान के चलना है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के लिए ना, दोनों के सेंटर एक ही एक्सिस पे आने चाहिए। मुझे बताओ ये लोब और ये लोब, ऐसा आपको अज्यूम करना है। क्या ये लोब्स जो आपको दिख रहे हैं या जो इसका अलाइनमेंट आपको दिख रहा है वो एक्स एक्सिस पे है, वाई पे है या जेड पे है? बेटा एक्स पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पीएक्स ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? अभी देखिए ये एस है, ये पीएक्स है, ये पीवाई है, ये पीजेड है। अब मुझे बताओ ये ऑर्बिटल कौन सा बनाया मैंने? पीएक्स। क्या है ये? अब मूवमेंट बताना। पीएक्स इज मूविंग अलोंग। अरे घोचुओ, ये एक्स एक्सिस है, वाई कहां से है? वाई बोला किसी ने इसलिए मैंने बोला है, इसने बोला ना, हाँ ठीक है, ईमानदार बच्ची है। सुनो ये कौन सा ऑर्बिटल है? पीएक्स। पीएक्स इज मूविंग अलोंग, पीएक्स इज मूविंग अलोंग, पीएक्स इज मूविंग अलोंग। क्या ये सही बोला मैंने? क्या पीएक्स वाई पे ऐसे मूव करेगा या ऐसे मूव करेगा? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। यही गलती करते हैं बच्चे, पीएक्स ऐसा ही रहेगा, ये कर दिया तो पीवाई बन गया, ऐसा कर दिया तो पी जेड बन गया, इसलिए ओवरलैपिंग समझ नहीं आती बच्चों को आज तक। ये पीएक्स है बेटे, पीएक्स ऐसा ही रखना, इसको घुमा फिरा मत देना, क्योंकि आपने, मैंने यहां पर जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था ऐसे का ऐसा उठा के लेके आना, याद करो, यहां पर मैंने बोलता ऐसे का ऐसा उठा के, यूं का यूं उठा के यहां ले आना, क्योंकि अगर आपने इसको घुमा फिरा दिया तो आपने पीएक्स को पीवाई बना दिया, पीवाई को पीजेड बना दिया, आपने चेंज कर दिया बेटा, ऐसा नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा,
px ऐसा ही रहेगा, px is moving along x axis, px is moving along y axis and px is moving along z। क्या बात समझ में आ गई? अब अगर इसको मैंने ऐसे होल्ड कर लिया, ये px नहीं है, अब ये py हो गया, और इसको मैं ऐसे ले जा रहा हूं, py is moving along x axis, पूरा बोलेंगे, py is moving along x axis, py is moving along y axis and py is moving along z axis। क्या बात समझ में आ रही है? ये ऐसे होल्ड कर लिया तो ये क्या बन गया, pz, pz is moving along x axis, pz is moving along y axis and pz is moving along z axis। ये मूवमेंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मूवमेंट समझे बिना आप इस टेबल को कभी भी समझ नहीं सकते, आपको रटना ही पड़ेगा। अब आइए इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, एक एस सेंटर इमेजिन कर ले, दूसरा एस सेंटर इमेजिन कर ले, है ना। अब इसको ऐसा मान के चलना कि ये ऐसा ट्रांसपेरेंट टाइप का सिर्फ डेंसिटी है, क्लाउड है ना, ऐसा मान के चलना, हॉलो पार्ट चल रहा है। अब ये दोनों के सेंटर अभी एक्स पर है या वाई पर है या जेड पर है? अरे बताओ, अब ऐसे यही बताना पड़ेगा, और क्या बता सकता है? क्या ये दोनों एक्स पर हैं? अगर इसको मैंने ऐसे का ऐसा रखते हुए यूं रख लिया, क्या दोनों के सेंटर वाई पे है? हाँ है। और इसको ऐसे का ऐसा रखते हुए यूं रख लिया तो दोनों के सेंटर जेड पे। ठीक है, तो आइए, px अलोंग x एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे की तरफ x एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, s अलोंग x, s अलोंग x। क्या जब ये ऐसे आ रहे हैं तो ये टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? टकराएंगे, अरे टकराएंगे ना। ये हॉलो मान के चलो इसको, मेरा हाथ है ऐसे ही होगा, हॉलो है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऐसे ही चली जाएगी। तो ये ऐसे जब आएंगे तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा, ओवरलैप कर जाएंगे। तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, क्या ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है? हाँ हो रही है। इसका मतलब है कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। अगर इसी दोनों एस को मैं ऐसे रख दूं तो अभी ये दोनों का सेंटर वाई पे, जब ये ऐसा आएंगे, हॉलो मान के चलना, क्या ये एक दूसरे से ओवरलैप कर जाएंगे? हाँ कर जाएंगे। और किस पे ओवरलैप करे? अलोंग द एक्सिस। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। सिग्मा अलोंग द एक्सिस होने वाला ओवरलैपिंग हमेशा एक से एक टकराएगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। एस ने तो कसम खा रखी मैं पाए बनाऊंगा ही नहीं, पाए तो सोचना ही नहीं है, इसमें पाप है, एस कभी पाए नहीं बनाएगा। अब अगर ये एस और एस को मैंने कहां रखा? जेड पे। दोनों ऐसे आ रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो, 3D में अपन ने घुमा दिया इसको। क्या ये ऐसे टकरा रहे हैं तो ये आपको ओवरलैप होता हुआ दिखेगा? हाँ। और ये ओवरलैप किस पे हो रहे हैं? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा, क्योंकि यहां पर भी एक से एक टकरा रहा है। एस के तो डेंसिटी बेटा, ये तो नॉन डायरेक्शनल था ना, इसकी तो डेंसिटी तीनों पे है, एक्स पे भी है, वाई पे भी है, जेड पे भी है। तो चाहे एक्स पे चाहे तो भी ओवरलैप कर सकता है, वाई पे चाहे तो भी ओवरलैप कर सकता है, और जेड पे चाहे तो भी ओवरलैप कर सकता है। तो एस से एस टकराएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो। एस एस हमेशा अलोंग एनी एक्सिस, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, क्या बनाएंगे? सिग्मा। इसका एक रिप्रेजेंटेशन हम बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये दोनों एस जब टकराएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसके लिए इधर आएगा, ये इसके लिए इधर आएगा, और यहां पर जब ये ओवरलैपिंग होगी तो ये कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग आपको मिलेगी। और ये ओवरलैपिंग जरा देखिए, क्या ये अलोंग द एक्सिस टकरा रहे हैं या अबव एंड बिलो टकरा रहे हैं? अलोंग द एक्सिस। कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा। आइए सेकंड वाले केस पे, यहां पर आपने किसको लिया? अब हम लोग सेकंड से लेकर 7 वाले जो केसेस आपके सामने, एसएस ओवरलैपिंग की बात हो गई, ये इसी सीक्वेंस में टेबल बनेगा ऐसा ही। अभी हमने एसएस का केस पढ़ा, अब हम किसके केस पढ़ेंगे? एसपी के। अब एसपी में आपके सामने 6 केस लिखे हुए, एस के साथ पीएक्स, एस के साथ पी वाई, एस के साथ पी जेड, फिर से एस के साथ पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एक्सिस चेंज है। एक बार एस पी एक्स के साथ एक्स, एक बार एस पी एक्स के साथ वाई या जेड, तो तीनों एक्सिस कवर करेंगे। अब मुझे बताइए, एस का जो सेंटर है वो यहां पर है, ये एस ऑर्बिटल है, और मैं अभी किसको ओवरलैप कराने जा रहा हूं? पी एक्स को। पी एक्स बताइए पहला कि दूसरा कि तीसरा? पहला। ये पी एक्स है, लोब ऐसा समझ लेना, ऐसे ही। ठीक है, हाँ समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसका न्यूक्लियस जहां से होल्ड कर रखा है और इसका न्यूक्लियस दोनों कौन से एक्सिस पे आने चाहिए? एक्स पर। तो क्या एक्स एक्सिस ये वाली है या नहीं है?
अब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। क्या बताइए, ये जो फुग्गा फूला हुआ है लोब, ये फुग्गे दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ, एक से एक टकरा रहा है या दो से एक टकरा रहा है या दो से दो, एक से एक। और क्या एक्सिस अलोंग द एक्सिस हो रही है, अबव एंड बिलो हो रही है, अलोंग। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। अरे हाँ या ना। डायग्राम कैसा बना, ये बना और ये बना, ये बन गया सिग्मा। अब बताइए मुझे, इधर देखिएगा 2 मिनट के लिए, एस और पी वाई ले रहा हूं, ये एस बच गए, हाथ फूट जाती है उसकी, ध्यान रख के दिल। वो तो स्केल भी लोहे वाली लेके घूम रही है, पास कर दिया डायरेक्ट पीछे। चलो इधर ध्यान दो, ये एस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्या लिखिए। तो अभी ये वाई पे है कि एक्स पे है, इसका सेंटर, इसका सेंटर किस पे, वाई पे लाना है, वाई पर। घुमा दूं, घुमा दूं, कैसा है, जैसा है वैसे का वैसा लाना, ऐसा है कि यूं आ जाए, आ गए। अब मुझे बताओ, ये कैसे जाएगा, वाई पर, वाई पे जाना है, और ये भी कैसे जाएगा, वाई पर। ये दोनों अगर मूव करिए, फुग्गा ऐसा फुला हुआ लोब है, क्या एक से एक टकरा रहा है, यहां अलोंग द वाई एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस टकरा रहा है, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा। और एस और पीजेड को इमेजिन करिए, ये रहा एस, ये रहा पीजेड, ठीक है। लोब ऐसा फुला हुआ है। अब अपने को इसको, अभी अपन ने इसका सेंटर देखो और इसका सेंटर देखो, अभी दोनों का सेंटर एक्स पे, ऐसे कर दिया तो दोनों का सेंटर वाई पे, और ऐसे कर दिया तो उसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस जेड पे, और ये ऐसा आएगा सिग्मा। क्या बात समझ में आ गई। तो जब एक से एक टकराएगा क्या बन जाएगा, सिग्मा। बाकी के केस कल स्टार्ट करेगा ना, तो नोट कर लेगा। ओके बेटा, मॉड्यूल डिस्कशन मोस्ट प्रोबेबली कल करेंगे, कल लेके भी आए क्लास में मॉड्यूल, है ना।